हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉन्टैक्ट ऑफ लेंसेज। अब आप कहेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों नहीं करवाया आपने, तो बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने पहले जो ऑप्टिक्स में किए थे वही चीज़ें हैं, बोर्ड के वही सवाल हैं, उससे बाहर कुछ नहीं, कोई एक आधा सवाल अलग होगा। तो अगर आपको वो चाहिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बाय मनोज गुप्ता सर टाइप कीजिए, क्योंकि अगर आप टाइप करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत सारे खुल जाएंगे, थ्योरी नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे। बाकी सभी लेक्चर अच्छे होते हैं, तो थ्योरी चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, अच्छे अच्छे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बाय मनोज गुप्ता सर जरूर डालिए, ताकि आपको वही खुल के आपके पास आ जाए, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास प्लेलिस्ट आ जाए। प्लेलिस्ट में आपको पूरी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स मिल जाएगी, अलग से सर्च करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वहीं से करने हैं हमको। अब हम प्रिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिज्म के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ जाते हैं, कंसेप्ट आ जाते हैं, थ्योरी में से उठा के पूछ लेते हैं, कैसे क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। प्रिज्म की थ्योरी भी आपको वहीं मिलेगी। वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कर रखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके प्रिज्म ढूंढिएगा, आपको रे ऑप्टिक्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है प्रिज्म। एक मीडियम का पोर्शन होता है जो दो प्लेन सरफेसेस द्वारा बाउंड होता है ना, इनक्लाइंड, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ए रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां सेंटर मान लिया तो ये इसके नॉर्मल हो जाते हैं दो, याद आ रहा है, डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये रे हो गई पी क्यू, और ये वाली जो साइड है थोड़ा ध्यान रखना, इसको ऐसे लिया हमने, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होगी ये। अब यहाँ एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्यू पॉइंट, ये सेंटर हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल हो गया। ये रे सीधी जा रही है, ये वापस ऐसे आएगी, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन का एंगल, इसका R2, ठीक है। इंसिडेंस, इमरजेंस, रिफ्रैक्शन एंगल। अब इनमें रिलेशंस आते हैं। सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ए एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल, डेल्टा, मिनिमम डेविएशन में रिलेशन। दूसरा, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्शन के एंगल R1 R2, इन दोनों में रिलेशन आ जाता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है मिनिमम डेविएशन। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो क्या होता है, डायग्राम सेम रहता है, इसके अंदर यहां से रे जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तो ये BC है, PQRS, तो QR जो होगी लाइन वो पैरेलल होगी BC के, तो मिनिमम डेविएशन में ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दूसरा, AQ और AR बराबर होंगे, ये डिस्टेंस बराबर होंगी, ठीक है, ये दोनों बराबर होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मिनिमम डेविएशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन में और क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है तो R1 और R2 भी बराबर हो जाता है, इसको हम R मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो A इक्वल टू R1 प्लस R2, 2R, तो R को मैं A/2 यूज कर सकता हूं, आगे जाके यूज हो सकता है इस सवाल में, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन में ये चीज़ें IR बराबर। दूसरा, मिनिमम डेविएशन में हम लोग ग्राफ बनाते हैं I और या डेविएशन में, इस टाइप से ग्राफ आता है। ये यहाँ देखा जाए तो डेविएशन मिनिमम है, मिनिमम डेविएशन पे I और E बराबर हो जाते हैं। मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट लिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ आ गई, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये डेल्टा। तो जब ये डेल्टा डिक्रीज होगा तो I तो इंक्रीज होगा बट E डिक्रीज होगा। तो डेल्टा जब डिक्रीज होता है तो I बढ़ेगा, E डिक्रीज होगा, एक टाइम पे दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टाइम डेल्टा मिनिमम है। तो डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I और E बराबर होगा। डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब I और E बराबर होगा। ये बेसिक बातें थी, डेरिवेशन आप लोग कर लेंगे। दूसरा, हम जब इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। तो स्नेल्स लॉ क्या लगता है यहाँ पे, जरा मैं यहाँ बताऊँ, साइन I बटे में साइन R1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं n, बाहर का 1, तो
आई के अपोजिट लेना होता है एन। स्लैश लो यहां लगा सकते हैं, साइन ई बटे में साइन R2, साइन ई बटे साइन R2, ई का अपोजिट एन। विजिबल है आप लोगों को? आई थिंक यस। तो ये सारी बातें मुझे समझ में आ गई। स्लैश से आपको लगाना आना चाहिए। अब इसके अलावा कुछ बुक्स में आपको दिया होता है कि अगर रे इस फेस के अलोंग चली जाए, एक वर्ड आता है ग्रेजिंग। ग्रेज का मतलब है जो रे आई वो इसके अलोंग चली गई, और नॉर्मल जो होगा उसका एंगल 90, क्योंकि नॉर्मल तो ये होता है जब रे इसके अलोंग आ गई तो ये कितना हो जाएगा 90। तो लोग फिर लगाते हैं साइन C इक्वल टू 1/n, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। टेंशन मत लो, इन फॉर्मूले से भी हमारा काम हो जाएगा, नई चीज याद मत करो। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बताऊंगा आपको लास्ट में। बाकी इनसे बाहर कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला न्यूमेरिकल्स में, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई, हम लोग कर सकते हैं। अब देखो आगे इसके ऊपर कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार होते हैं, कैसे बुझाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ सारे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं। सब बोर्ड के एक्सपेक्टेड सवाल होंगे, हल्की डिस्टर्बेंस अवॉइड कीजिए प्लीज। या तो बोर्ड में आए हुए सवाल हैं या आने के लिए बहुत बहुत एक्सपेक्टेड हैं, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म है, क्वेश्चन नंबर 1, इसके ऊपर ABC, ए रिफ्रैक्टिंग एंगल, एक रे इसके ऊपर गिरी ऐसे PQ, ठीक है भाई? ये ऐसे चली गई और ये ऐसे RS, ये आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ QR पैरेलल टू BC, ये QR जो लाइन है ये BC के पैरेलल है। शो दैट, पहला पार्ट पूछा है R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, सॉरी A/2, ये शो करो, हमने बताया था अभी आपको। दूसरा पूछा है डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 2i माइनस ए। ये दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है, तो डेरिवेशन के अंदर से उठा के कुछ चीज़ें पूछ ली, ठीक है? सोल्व कैसे करेंगे? पहला पार्ट ये प्रूव करना है। तो देखो क्या गिवन है, QR पैरेलल टू BC, दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है। मिनिमम जब डेविएशन होता है तो क्या होता है, R1 R2 बराबर होता है R मान लेते हैं, पता लग गया। सिंस मेरे पास इक्वेशन है डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, मेरे पास इक्वेशन है I प्लस ई माइनस ए। चलो ये बाद में लगाएंगे, हम पहले यूज करते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2, ये दोनों बराबर R मान लिया, A इक्वल टू R1 प्लस R1 लिख सकते हैं, R2 प्लस R2 लिख सकते हैं, या दोनों को R मान रखा है तो R प्लस R लिख सकते हैं। तो A कितना आ गया 2R1 2R2 और 2R। यहाँ से अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो जो आपसे पूछा गया था पहला पार्ट आ गया, R1 R2 A/2, R हमने मान लिया था। बोलो बात समझ में आ गई? अगर आपको डायग्राम पूरा करना है तो इस टाइप से नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। बात समझ में आ गई ना? रफ स्केच बनाया हमने, तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई। क्या करना था आपको, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन लिखी, ए का फॉर्मूला मुझे पता था, इक्वेशन नंबर 2 हमने पीछे मानी थी, वैल्यू पुट करो, इसको R1 कर दो, इसको दोनों को R2 कर दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? सेकंड पार्ट, सिंस मुझे पता है डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, फॉर डेल्टा मिनिमम I और E बराबर होते हैं, तो डेल्टा मिनिमम I और E बराबर तो I प्लस I माइनस ए 2I माइनस ए। सेकंड पार्ट पूरा हो गया आपका। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ गई जो मैंने पहले बताई थी। क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ये CBSE में, ठीक है? बोलो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है? ICSE बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ है, तो आ सकते हैं सवाल, कोई खास बात नहीं है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है भाई? मुझे बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अच्छा सवाल था, थ्योरी का ही था, थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर है तो आप लोग कर सकते हो इसको।
ओके, हम कर सकते हैं, ये बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद सपोज करो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास एक प्रिज्म दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री गिवन है। इसको ना ऐसे लिख दो, समझ में तो आ ही जाता है, ठीक है। ओके, फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और ये आपको दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये निकालना है। तो इस सवाल में क्या करें, आपको आई निकालना है, आपको डेल्टा निकालना है, ये चीज़ें दी हुई हैं, क्या करें। अच्छा, एक रे आपको यहाँ दे दिया ऐसे, डायग्राम तो हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, बोलो। ये डायग्राम हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल होते हैं, डायग्राम बना के बताया मैंने आपको, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को करना क्या है वो देखिए, ए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, एक सेकंड रुको। हाँ, इस सवाल में यहाँ पे आपको ये लाइन ऐसे नहीं है, ये लाइन ऐसे दी हुई है क्योंकि कंडीशन दे रखी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये ऐसे दिया हुआ है। तो इसका नाम दे दें PQRS। तो यहाँ भी दिया हुआ है QR पैरेलल टू BC। तो ये जो लाइन दी हुई है QR, ये BC के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ मिनिमम डेविएशन। QR पैरेलल टू BC अगर दिया हुआ है इस सवाल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन है तो क्या हुआ, R1 R2 R मान लें, I और E बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो, हमें दिया हुआ है A 60 डिग्री, ठीक है, A 60 दिया हुआ है, मिनिमम डेविएशन है, तो A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, R मान लिया तो R प्लस R 2R, A 60 2R, R कितना आ गया 30 डिग्री, R कितना आ गया 30। भाई मुझे A दे रखा था और A का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, ये होता है, तो R प्लस R 2R, मिनिमम डेविएशन में R1 R2 बराबर होते हैं, I और E बराबर होते हैं, ये रख दिया। अरे याद आ रहा है चीज़ें, मिनिमम डेविएशन R1 R2 बराबर, I और E बराबर, R आ गया। अब मुझे निकालना है I कैसे आ जाए R से। अब देखा जाए तो ये वाला R और ये वाला R बराबर है। यहाँ जब कोई फॉर्मूला लगता ना दिखाई दे तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, स्नेल्स लॉ इस वाले फेस पे। तो साइन I बटे में साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, I जिस मीडियम में वो ना लेके अपोजिट लेना है। तो साइन I निकालना है, साइन R कितना है 30, N कितना है √3, तो साइन I √3, साइन 30 इधर चला जाएगा 1/2, तो √3/2 कौन से एंगल पे होता है, साइन 60। तो I कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, बात समझ में आ रही, विजिबल है आप लोग के लिए, यस। तो I आ गया 60 डिग्री। अब आपको निकालना है क्या था दूसरा, डेल्टा। नाउ डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस A, और डेल्टा मिनिमम डेविएशन के लिए, क्योंकि फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना था आपको, ठीक है भाई। तो डेल्टा मिनिमम क्या हो गया 2I कितना है 60, A कितना है 60, तो ये हो गया 120 माइनस 60। तो डेल्टा मिनिमम भी कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ओके। तो मैंने क्या किया फिर देखो, मिनिमम डेविएशन दे रखा था, मिनिमम का कंडीशन यूज कर ली। I निकालना था, तो I निकालने के लिए हमें कुछ तो कंसेप्ट यूज करना था, तो मिनिमम की कंडीशन लगाई, A इक्वल टू 2R, A दे रखा था R आ गया। अब मुझे ये R पता लग गया तो मैंने यहाँ से स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया, I आ गया यहाँ से। फिर मुझे डेल्टा का फॉर्मूला पता था मिनिमम के लिए, मैंने ये लगाया, ये आ गया।
अगर आप कहें भाई और क्या मेथड यूज कर सकते हैं, तो और मेथड यूज कर सकते हैं, तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करो, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू साइन ए बाई टू। एन आपको दिया हुआ है √3, ठीक है। ए आपको दिया हुआ है 60, डेल्टा एम निकालना है बटे 2 साइन ए बाई टू, साइन 60 बाई टू 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कौन से एंगल पे होता है, √3/2 साइन 60। दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों को कंपेयर कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंपेयर करेंगे तो 60 = 60 प्लस डेल्टा एम बाई 2, 2 को इधर ले आओ क्रॉस, 120, 60 इधर ले आओ, डेल्टा एम कितना आ गया 60। तो डायरेक्ट आंसर भी मेरा आ सकता है। अब डेल्टा पता लग गया तो आई निकल जाएगा। तो दूसरा मेथड भी पॉसिबल है, इसको बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूले का यूज करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सवाल था मेरे ख्याल से, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि इस सवाल में स्लेंस लॉ यूज हो रहा है, क्योंकि स्लेंस लॉ यहाँ लगा रहे हैं हम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा = I + E - A = R1 + R2, A = R1 + R2। इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो आप स्लेंस लॉ अप्लाई करो, डरना नहीं है। क्या लगे स्लेंस लॉ अप्लाई करके देखो, आ जाएगा। तो सवाल को अच्छे से नोट कीजिएगा, करके देखिएगा अपने हिसाब से। बहुत अच्छा सवाल है, CBSE में आया हुआ है। इससे पहले जो करवाया था वो 2014 में आया था। ठीक है भाई, ये बात भी समझ में आ गई। और सवाल इसके ऊपर क्या बन सकते हैं? अभी हमने सीखा स्लेंस लॉ कैसे अप्लाई करना है। बच्चे जनरली इस टाइप के सवाल छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन इसमें करना धरना कुछ नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखो। क्वेश्चन नोट किए हुए मैंने, ताकि आपको बोर्ड के जैसे क्वेश्चन करवा सकूँ मैं आपको। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन, सपोज करो राइट एंगल प्रिज्म दिया हुआ है आपको। ठीक है भाई, राइट एंगल प्रिज्म में ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है। ये आपको यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल दे दिया। ठीक है, इसके बाद इस प्रिज्म के ऊपर एक रे गिरी PQ, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे n = √3। फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहाँ दो बातें आती हैं कि ये रे इसके नॉर्मल है। समझा रहा हूँ, जरा सोचो। एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है, बाहर निकलने का एंगल। इसका मतलब रे बाहर तो आएगी, क्योंकि हो सकता है यहाँ टकरा के वापस आ जाए, इसका TIR हो जाए, तो वो आगे यहाँ पूछा हुआ है। सबसे पहली बात, इसका नॉर्मल क्या होगा? ये रे इज नॉर्मल टू फेस ऑफ प्रिज्म। इसका मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0, क्योंकि रे का एंगल नॉर्मल के साथ निकालना है। रे नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, नॉर्मल के अलोंग आएगी तो I 0। तो साइन I बटे साइन R1 = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेटा I अगर 0 है, I को अगर मैं 0 करूंगा, मेरी बात समझ रहे हो, तो साइन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो साइन R1, तो ये 0 हो नहीं सकता, सीधा R1 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो I अगर 0 है तो R1 भी 0। इसका मतलब ये रे सीधी यहाँ पे आ जाएगी। इसका नॉर्मल ये हो गया, ये एंगल 60, ये 90 है, कितना बच गया? 30। बात समझ में आ गई? अब जरा सोचो, कोई दो लाइनों में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर में भी वही एंगल होता है। पता आपको कैसे? इसका परपेंडिकुलर ये लाइन, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर ये लाइन। तो इसका मतलब इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हो गई और इसका परपेंडिकुलर ये हो गई। तो यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे होगा। तो इस एंगल को अंदर यहाँ बोलते हैं I, यहाँ बोलते हैं E, ये वाला R1, ये वाला R2। तो क्या इसको R2 बोलते हैं? यस। और अगर ये रे यहाँ से सीधी जाती है तो ऐसे, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे मुड़ जाएगी। दिस इज E। बात समझ में आ गई? तो ये चीज समझ में आई। अगर एक रे किसी सरफेस के नॉर्मल गिरती है तो वो सीधी निकल जाती है। क्यों? I 0 है तो R भी 0 होगा। अब यहाँ डायरेक्ट मुझे समझ में आ रहा है E निकालना है, ये एंगल पता है, ये नहीं पता, तो सीधा स्लेंस लॉ अप्लाई करो। सीधा स्लेंस लॉ अप्लाई करेंगे तो साइन E बटे में साइन 30 = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो साइन ई साइन 30 1/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, साइन ई इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में 1/2, दिस इज √3/2। साइन ई √3/2 कौन से एंगल पे होता है? साइन 60। तो ई इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि उनको अजीब सा लग रहा है ये क्या हो गया। तो बेटा थोड़ा ध्यान रखो, अगर कोई रे सरफेस के नॉर्मल गिरती है सीधी निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के अलॉन्ग ही होता है। आई 0 है तो आर भी 0 होगा। ये मैंने प्रूव करके दिखाया, अदरवाइज जरूरत नहीं है करने की। यहाँ स्लैश रूल अप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, एक प्रिज्म दिया हुआ है ABC। इस प्रिज्म के अंदर आपको दिया हुआ है कि एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री। देखो लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर ए प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज, या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रे थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू स्पीड बताओ। ठीक है, और पूछा है फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ रे ग्रेजिज अलोंग फेस AC। अगर ये रे AC फेस के अलोंग ग्रेज कर जाए, AC के अलोंग चली जाए, तो I कितना होगा? I बताओ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, दूसरा स्पीड बताओ। स्पीड बताने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। ये सवाल तो कर लिया 3 नंबर का। 4 नंबर का सवाल थोड़ा सा सोचने का है, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहले पार्ट में पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। लाइट की स्पीड बताओ मीडियम में। तो स्पीड प्रिज्म में कहां से आ गई? मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C/V होता है, तो यहां से आ जाएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन A प्लस डेल्टा M बटे में 2 साइन A/2। साइन A कितना दिया हुआ है? 60। डेल्टा M कितना दिया हुआ है? 30 बटे में 2 साइन 60/2। ये हो गया सॉल्व। 60 प्लस 90, 60 प्लस 30 90, 90/2 45। ये साइन 30 कितना हो गया? साइन 45 1/√2, ये 1/2, 2 ऊपर आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। क्या बच गया? √2। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? √2। बात समझ में आ गई। नाउ n इक्वल टू C/V। n कितना आया? √2। C होता है 3 × 10⁸ V। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आदान प्रदान। V इक्वल टू ऊपर 3/√2 10⁸। इसको सोल्व करेंगे, मेरा काम आ जाएगा 1.414। 30/14 अच्छे से सोल्व कर लेते हैं हम भी। 14 दूनी 28, अरे बोलो 2 बच गए, 0 2 एकम 2, अप्रोक्स ये ले लिया। तो स्पीड कितनी आ गई? 2.1 10⁸ 8। मीडियम में इतनी स्पीड हो जाएगी इसकी। बात समझ में आ गई। डायग्राम हमसे पूछा नहीं, डायग्राम पूछ सकते हैं। अब यहां से आपको पूछा है आई एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। ये सवाल समझ में आ गया। हमसे V पूछा था, तो n का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। n याद है? लगा दो। n आ गया, C/V लगा दो। जस्ट डरना नहीं है, सिर्फ ये देखो करना क्या है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में ये आपसे पूछ रहा है I बताओ इफ रे ग्रेजिज अलोंग AC फेस के अलोंग रे ग्रेज कर जाए, मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, रे ऐसे आई, ऐसे गई, इसके अलोंग ऐसे ग्रेज कर गई। तो ग्रेज करने का मतलब सरफेस के पैरेलल ये नॉर्मल है, तो आर कितना हो गया? सॉरी, ई कितना हो गया? 90 डिग्री। ई कितना हो गया? 90 डिग्री। अब यहां देखते हैं, जरा सोच के देखो,
कि मिनिमम डेविएशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? मिनिमम डेविएशन। ठीक है, इस सवाल में आपको क्या दिया हुआ? मिनिमम डेविएशन। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ये ई दिया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? हमने क्रिटिकल एंगल पढ़ा है। क्रिटिकल एंगल जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है और अलोंग द इंटरफेस चली जाती है तो ये क्रिटिकल के बराबर होता है। क्रिटिकली क्या है? R2। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था हम दोनों तरीके कर सकते हैं। देखो साइन सी इक्वल टू 1/n, तो साइन सी 1/√2, एन आपने निकाला अभी, एन कितना आया था? √2 फर्स्ट केस में। तो साइन सी 1/√2, साइन सी साइन 45। तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया बेटा? 45। हाँ या ना? क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? 45। ये बात मुझे समझ में आ गई। ओके, ये बात मुझे समझ में आ गई। तो डेल्टा मिनिमम मुझे दिया हुआ था। डेल्टा मिनिमम जब होता है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा मिनिमम जब होता है तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, ये चीज मैंने निकाल ली, ये सी आया, क्या ये भी सी के बराबर है? अब बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये सी दे रखा है तो क्या ये भी सी दे रखा है? क्योंकि सवाल में दिया हुआ था कि मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम डेविएशन है। नहीं, क्योंकि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो R1 R2 तो बराबर होता है। ठीक है, हम सोच रहे थे, डाउट हो रहा था, बट उस टाइम I और E भी बराबर होता है। E अगर 90 है तो क्या I भी 90 है? नहीं, I अगर 90 होता तो I निकालना होता, फिर तो हम कहते 90। नहीं, मिनिमम डेविएशन सिर्फ n को निकालने के लिए यूज होगा। यहाँ पे I अगर इसके अलोंग जा रहा है तो फिर ये ऐसे नहीं हो पाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ मिनिमम डेविएशन नहीं लगेगा। ध्यान रखना इससे, जो मैंने बोला ये 90 है तो फिर तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये अगर 90 हो गया, 90 का मतलब इसके अलोंग, तो क्रिटिकल पे जाएगा ये, तो मिनिमम डेविएशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ लगेगा A इक्वल टू R1 प्लस R2, A इक्वल टू R1 प्लस C। ये जो R2 है ये C के बराबर हो गया क्योंकि ये ग्रेज कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो A कितना है? 60, R1 निकालना है, ये कितना है? 45। 60 माइनस 45 कितना आ गया? R1, R1 आ गया 15 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? ये चीज़ समझ रहे हो आप? तो ये इसके अलोंग अगर ग्रेज करता है तो E 90 हो गया, ये आ गया। लेकिन अगर ये ग्रेज कर रहा है तो फिर अगर मिनिमम डेविएशन है तो ये भी ग्रेज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 हम लोग लगाएंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक तरीका और सोच सकते हो, ये 45, ये भी 45, ये 90। अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। 180 करने के लिए ये भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। बट इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। फिर तो हो ही नहीं पाएगा 180, तो गड़बड़ हो गई ना। तो ध्यान रखो, पहले कंडीशन मिनिमम डेविएशन लग जाएगी, दूसरे वाले में नहीं लगेगी। बुक में देखोगे सीधा सॉल्यूशन होता है, लेकिन सोचो गलती नहीं होनी चाहिए पेपर में। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? मिनिमम डेविएशन नहीं लगेगा। अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन I बटे में साइन R1, यहाँ लगाएंगे, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन I इक्वल टू n, n कितना आया? √2। साइन R1 इधर ले आओ, R1 कितना है? 15। तो I कितना आ गया बेटा? साइन इनवर्स √2 साइन 15। ये हमारा आंसर आ गया। आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है। फिर से बोल रहा हूँ, इस सवाल में आपको दिया हुआ था A60 और स्पीड पूछी थी मीडियम में, मिनिमम डेविएशन दे रखा था। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला होता है A प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन बटे में साइन A/2, n आ जाएगा, n इक्वल टू C/V आ गया। फिर आपने पूछा अगर रे ग्रेज करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, मिनिमम डेविएशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग करके निकालना पड़ेगा, तो सोल्व हो जाएगा। इसको मैं अच्छा सवाल, इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड सवाल में काउंट करूँगा। ठीक है भाई, ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखिए, अच्छे से सवाल यूज कर रहे हैं, CBSE में घुमा फिरा के आते हैं आजकल, लेकिन फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे 3-4, उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और देखो नेक्स्ट सवाल, फॉर ए प्रिज्म of refractive index
n इक्वल टू √3, ठीक है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये सवाल दे रखा है, n दे रखा है √3, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। लैंग्वेज थी, शॉर्ट में लिख दिया, फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इस सवाल में क्या करें, n दे रखा है, डेल्टा की बात कर रहा है, a की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जब ये चीजें दे रखी हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए। n दे रखा है √3, a और डेल्टा m बराबर है, तो डेल्टा m भी a कर दो, a प्लस a 2a/2, ये साइन a/2। यहाँ देखा जाए तो ये हो गया साइन a, ये हो गया साइन a/2, ठीक है, ओके। अब क्या करें, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आंसर कितना आना चाहिए, ये देखो, ये साइन थीटा तो ये साइन 2 थीटा, ये साइन a/2, ये इसका डबल, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ 2 साइन a/2 कोस a/2, ये साइन a/2, साइन वाली टर्म कैंसिल, 2 को नीचे ले आओ, √3/2 कोस a/2। कोस की वैल्यू कौन से एंगल पे होती है इसकी, कोस 30, तो यहाँ पे हो गया 30 इक्वल टू a/2, a कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, यही आंसर है हमारा। फिर से देख लो, कुछ नहीं करना, डेल्टा m और a दे दे, n दे दे तो ये लग जाएगा। प्रिज्म फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको, प्रिज्म फॉर्मूला, ये लगा दिया, सोल्व कर दिया। ये थोड़ा मैथमेटिक्स है, साइन 2 थीटा वाला आना चाहिए, मेडिकल के बच्चों को दिक्कत आती है। ये एंगल साइन थीटा दी 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात भी मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3, ओके। इसके बाद एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म के ऊपर गिरी, फाइंड एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंस निकालना है आपको। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऐसे नॉर्मल डाल दिया, ये ऐसे नॉर्मल डाल दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। इस क्वेश्चन में n दे रखा है, a दे रखा है 60 डिग्री। ये रे ऐसे आई, ऐसे चली गई, ये आई, ये e, ये R1, ये R2, ये मैंने डायग्राम बना के दे दिया आपको। n दिया हुआ है, a दिया हुआ है। इस सवाल में n दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, a दिया हुआ है 60। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमरजेंस e निकालना है और डेल्टा निकालना है। क्या करें भाई, इस सवाल के अंदर क्या किया जाए, जरा सोचा जाए। a दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा निकालना है, i और e भी मुझे नहीं पता, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, जरा सोचो। ठीक है, कुछ भी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, कुछ भी हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है भाई, इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रे जो है वो ग्रेजिज इमरजेंट रे ग्रेजिज अलोंग फेस AC। अब सवाल थोड़ा सही हो गया, पहले में थोड़ा अलग था। इमरजेंट रे ग्रेज हो गई AC के अलोंग, इमरजेंट रे जो थी AC के अलोंग ग्रेज हो गई। अब बताओ क्या होगा, जब ये इसके अलोंग ग्रेज हो गए तो ये तो 90 हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो E तो हो गया 90 डिग्री, एक का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री होता है तो ये कितना होता है, पहले मैंने अब क्रिटिकल एंगल बताया था। अब स्लेंस लॉ अप्लाई करो, साइन E बटे में साइन R2 इक्वल टू n। साइन E 90, साइन R2 निकालना है, ये कितना है 2/√3, ये कितना होता है 1, उल्टा कर दो, साइन R2 इक्वल टू √3/2। तो ये कौन से एंगल पे होता है, 60 पे। तो बेटा R2 कितना आ गया 60 डिग्री। अब मेरे पास होता है A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो मैंने क्या किया, E 90 आ गया, ग्रेज कर रही है तो यहाँ स्लेंस लॉ अप्लाई कर दिया, क्रिटिकल एंगल भी लगा सकते थे, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला है, A दे रखा है 60, R1 कितना दे रखा है, R2 भी 60 प्लस में 60,
ये कैंसिल, R1 कितना आ गया 0, R1 कितना आ गया 0। R1 अगर 0 है तो I1 भी क्या होगा 0। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? R अगर 0 है तो ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रे है नॉर्मल के अलोंग जा रही है, ठीक है, हमने डायग्राम चलो बना दिया। ये जो रे है नॉर्मल के अलोंग जा रही है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखो एक बार, ये रे ग्रेज कर रही थी E 90, E अगर 90 है तो यहाँ से हमने स्लैश लो अप्लाई कर दिया, R2 आ गया। R2 आने के बाद मैंने A का फॉर्मूला अप्लाई किया, I1 R1 दोनों के आ गए 0। इसके बाद इसने पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, डेल्टा I प्लस E माइनस A। तो I कितना आ गया 0, E कितना है 90, A कितना है 60, डेल्टा कितना आ गया 30। मेरे ख्याल से बात समझ में आपको आ गई या नहीं आ गई? अच्छा सवाल था, थोड़ा सा सोचना था इसके अंदर। ये ऐसे जाके ऐसे दे दिया, बताओ भाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, डरना नहीं। ये यहाँ से ग्रेज कर रहे हैं, हिंट दे दिया 90, स्लैश लो अप्लाई करो, R2 आ गया। A इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, A कट गया R1 0, R1 0 तो I भी 0, ठीक है। अब डेल्टा अप्लाई करो, I प्लस E माइनस A, यहाँ से I 0 आ गया, E 90 दे रखा है, A 60 30 आ गया। कुछ बच्चे सोच रहे थे ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ चाहिए। मिनिमम डेविएशन वाला कोई फंडा नहीं है यहाँ पे, सब चीज़ें अलग अलग हैं। देख लीजिए आपके सामने, पहले ये, फिर ये, फिर ये। जो फॉर्मूले बताए थे उससे बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं से काम चला। थोड़ा सोचो, वीडियो को रिपीट करके देखिए, वही सवाल है ये। अगर अच्छे समझ में आ गए सारे सवाल, कोई सवाल प्रिज्म का अटकेगा नहीं, चाहे वो नीट मेंस कोई भी। फिलहाल हमें बोर्ड की तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? कर लेंगे सारे सवाल, हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन दे दिया आपको, राइट एंगल प्रिज्म बना दिया, ये 60 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.5, एक रे ऑफ लाइट PQ इसके परपेंडिकुलर आई, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आई कितना हो गया 0, क्योंकि अलोंग द नॉर्मल है। इसने पूछा कंप्लीट पाथ ऑफ रे, रे का पाथ कंप्लीट करो, और इसका नाम दे दिया ABC, फ्रॉम विच फेस रे विल इमर्ज, किस फेस से रे बाहर आएगी, किस वाले फेस से, AC से या इससे रे बाहर आएगी। चेक कर देखो, I 0 है तो R भी 0, I 0 तो R1 0, सीधी आएगी। यहाँ देखा जाए तो इसका नॉर्मल ये हो गया, ये 60 दिया हुआ है तो ये कितना हो गया 30। पहले भी क्या था एक सवाल, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इसका परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है। इस फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। सुनना ध्यान से, सबसे पहले मैं इसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालता हूँ, साइन C इक्वल टू 1/n, 1/1.5 ये दिया हुआ है। इस वाले फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन I, साइन 30, 1/2। जरा सोच के देखें, ये आ रहा है 1/1.5, ये आ रहा है 1/2, कौन छोटा है? ये छोटा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/1.5 ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि एक ऊपर से या नीचे वाली चीज जिसकी छोटी होगी वो बड़ा होगा। तो 1/1.5 क्या है C, इसका मतलब C I से बड़ा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होता है तो TIR होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होता है तो TIR होता है। यहाँ पे C बड़ा है, इसका मतलब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। थोड़ी डिस्टर्बेंस बेटा अवॉइड करो, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा। रिफ्रैक्शन अगर यहाँ पे होगा तो रे इमर्ज करेगी। अब ये रे ऐसे जानी चाहिए, डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। किस फेस से बाहर निकलेगी? AB से। फ्रॉम फेस AB रे विल इमर्ज, AB फेस से रे बाहर आएगी, ठीक है। अब एंगल निकालना, निकाल लो। साइन R, वैसे जनरली E बोलते हैं इसको, साइन E बटे में साइन 30
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, साइन ई 1.5, साइन 30 1/2, ये होता है 3/2, 3/4, साइन ई आ गया साइन इनवर्स 3/4। सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आएगा। फिर देखो एक बार, ये सीधी आएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस फेस के लिए, तो साइन 30 निकालो। कहाँ निकाला मैंने, ये रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसके लिए 1/2। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये होता है। मुझे चेक करना है कि TIR होगा या नहीं, TIR होगा या नहीं, इसके लिए एक चीज चेक करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा है या नहीं। तो क्रिटिकल का फॉर्मूला अप्लाई करो, sin C1/n, और इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो। 1 में ये छोटी वाली चीज बड़ी होगी, तो 1.5 ज्यादा है, C बड़ा है। क्रिटिकल एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा है तो TIR नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से बाहर आएगी। फिर हमने स्लेंस लॉ अप्लाई कर दिया, फिर हमने यहाँ से स्लेंस लॉ अप्लाई कर दिया, स्लेंस लॉ से मेरे पास E आ गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो प्रिज्म को लेके फॉर्मूले बताए थे मैंने 3-4 और स्लेंस लॉ, इससे बाहर कोई दिक्कत नहीं रही। अगर ग्रेज होती है, ग्रेज का मतलब सरफेस के पैरेलल, तो क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ हो उसको अच्छे से पढ़िए, क्या क्या दे रखा है उसको अलग से निकाल लो और अपना फॉर्मूला अप्लाई करो, आपका आंसर कन्फर्म आएगा। प्रिज्म के ऊपर सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ जाते हैं और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं। अच्छे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने हैं तो प्रिज्म बाय मनोज गुप्ता सर आप डालिए, आ जाएगा वहाँ पे। नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये सारे सवाल सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुश्किल कोई भी सवाल बोर्ड में नहीं आएगा। तो बेटा उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, सारे वीडियो सारे जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनका भी फायदा हो सके, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है, 70 से कम नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो बने रहिए, आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय मनोज गुप्ता। बाय बाय।